इन आसमां से कह दो वो अपना कद ऊंचा कर ले, क्योंकि इस बार हम उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से उड़ने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे साथ सभी पढ़ रहे हैं प्रतिदिन भारतीय सेना में पूछे जाने वाले साइंस के 15 क्वेश्चन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला। इस धमाकेदार श्रृंखला में मैं साइंस से जुड़े हुए 15 प्रश्नों को कवर करवा रहा हूं, जहां से हर एग्जाम आपका कवर होगा और इसी श्रृंखला से आपके क्वेश्चन पेपर सेट होंगे। तो आप इस श्रृंखला का आनंद ले रहे हैं, इस श्रृंखला को आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि इस बार वर्दी हमारी होगी, इस बार सपना हमारा पूरा होगा, इस बार जश्न भी होगा, इस बार सब होगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम लोग पढ़ रहे हैं आज की श्रृंखला का पार्ट 21। 20 पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं और आज बारी है 21 प्रैक्टिस सेट की। तो चलिए शुरू कर लेते हैं बिना देर किए। हेडिंग डाल दीजिएगा प्रैक्टिस सेट 21, साइंस से जुड़े हुए 15 क्वेश्चन, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको एग्जाम में होगी। आज का पहला प्रश्न मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? बायोलॉजी से एक क्वेश्चन एग्जाम में आया है, आपको क्वेश्चन सारे लिखना है मेरे साथ में और इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को समझते चलना है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? द बिगेस्ट ग्रैंड ऑफ द बॉडी है। यहां पर पूछा गया है, देखिए यहां पर दो प्रकार की ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी। तो इनका नाम यहां पर अलग नहीं दे के रखा, इसलिए आपको केवल ये लगाना है। सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम आपको बताना है कौन होगी। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यहां पर हम देखते हैं, तो वन बाय वन इन सारे चीजों को हम देखते हैं। यहां पर आता है पित्त ग्रंथि, अमाशय, यकृत या फिर गुर्दा। तो हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है दोस्तों, उसका नाम हो जाता है लिवर। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, सबसे बड़ी ग्रंथि यह मानी जाती है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि लिवर का वेट कितना होता है, लिवर का वजन कितना होता है, तो ध्यान रखना है 1400 से यानी कि 1.4 से लेकर 1.7 केजी तक इसका वेट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, 1400 से 1700 या 1750 ग्राम तक इसका वेट हो सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। लिवर हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगर यहां पर पूछा जाए बहिस्रावी या अंतःस्रावी, तो लिवर को हम लोग बहिस्रावी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, सबसे बड़ी बहिस्रावी। अगर हम लोग आमाशय की बात करें तो आमाशय जे शेप में, जे आकार का एक भाग होता है, हमारे जे के आकार होगा इसका, और ये जहां पर भोजन सबसे ज्यादा समय तक टिकता है। और पित्त ग्रंथि आपको पता है लिवर में होगी। और गुर्दा किडनी को हम लोग बोलते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई का नाम क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये आपको लिख लेना है अपने नोट्स में अच्छे से। तो दोस्तों इतनी जानकारी आपको यहां से जरूर समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, चलिए जल्दी से आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। दूध को दही में बदलने वाले बैक्टीरिया का नाम। दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है, आपको मुझे बताना है। आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। लैक्टोबैसिलस, माइक्रोकोकस, स्यूडोमोनास और एक और 4th ऑप्शन देके रखा है स्टेफिलोकोकस। दोस्तों ये प्रश्न कई बार सेशन में रिपीट हुआ है, तो चलिए इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। दूध को सबसे पहली चीज, दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। दूध का दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस माना जाता है, यानी कि दूध को दही में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन। दही पुनः दूध में नहीं बदल सकता, इसलिए यहां पर रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे हम लोग बात करेंगे तो यहाँ एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। इसका पूरा नाम लैक्टोबैसिलस बेसिलाई नाम का जीवाणु होता है, जो दूध को दही में कन्वर्ट करता है। दूध का दही में बदलना एक केमिकल चेंजेस है। केमिकल चेंजेस है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको यहां से कई सारे प्रश्न बनते हुए देखेंगे। बैक्टीरिया से रिलेटेड सारे क्वेश्चन एग्जाम में मैंने आपको कवर करवाए हैं, तो आप उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ते चले। चलिए एक क्वेश्चन है फुल फॉर्म से रिलेटेड है कि पीडीए का फुल फॉर्म यहां पर क्या होता है। पीडीए का फुल फॉर्म क्या यहां पर होगा? पर्सनल डिजिटल एडवाइजर यहां पर दिया है, परमानेंट डिजिटल एडॉप्टर दिया है, या पर्सनल डिजिटल एडॉप्टर दिया है,
या फिर पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स? तो आप कमेंट बॉक्स ओपन कीजिए, जल्दी से मुझे इसका नाम बताइएगा, क्योंकि ये होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए मैं दे रहा हूं। बताइए पीडीए का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होने वाला है? पर्सनल डिजिटल एडवाइजर, या परमानेंट डिजिटल एडॉप्टर, या फिर पर्सनल डिजिटल एडॉप्टर, या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स? दोस्तों ये 4 ऑप्शन है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इसका डिटेल समझाइएगा कि पीडीए क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 का इंतजार रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधों में श्वसन क्रिया होती है, किससे होती है बताना है। बहुत ही शानदार प्रश्न। पौधों में श्वसन क्रिया के लिए कौन जरूरी? देखिए आपको सभी को पता होगा कि पौधों में एक प्रोसेस होती है, इसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिससे भोजन निर्मित होता है या भोजन का निर्माण होता है। दोस्तों ध्यान रखना है, पौधों का भोजन क्या होगा? C6H12O6, ये इसका भोजन होगा। अब ये श्वसन में की जो प्रक्रिया होती है, ये कहां से होती है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां होगा? पत्तियों भाग में, क्योंकि इनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल पिगमेंट कहां पाया जाता है? पत्तियों में। दोस्तों ध्यान रखना है, तो श्वसन की प्रक्रिया भी पत्तियों के अंदर होती है। आप लोगों ने एक टर्म्स पढ़ा होगा कि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे स्टोमेटा पाए जाते हैं, और इन स्टोमेटा के जरिए O2 CO2 का एक्सचेंजेशन यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, O2 CO2 का एक्सचेंजेशन, O2 व CO2 का एक्सचेंजेशन किसकी वजह से होता है? तो ये हो जाता है किसकी वजह से? स्टोमेटा के जरिए। तो रंध्र जब बंद होते हैं या रंध्र खुलते हैं तो इनकी वजह से पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो रात्रि में पौधे श्वसन ही करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। वही श्वसन क्रिया के फलस्वरूप CO2 ली जाती है और CO2 छोड़ी जाती है, जैसा हम एनिमलों में होता है। तो आपको ध्यान रखना है, यहां पर सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन 4 के लिए ऑप्शन नंबर बी, पत्ती द्वारा श्वसन की क्रिया यहां पर होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करेंगे। यहां पर दे के रखा गया है कि H2+O सूत्र किसका है? ऑप्शन है आपके पास, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड है, या फिर हीलियम हो जाएगा, या फिर जल हो जाएगा, या हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड हो जाएगा। दोस्तों केमिकल कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और सभी के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि H2O मिलकर H2O बना लेगा, और H2O किसका फॉर्मूला होता है? जल का फॉर्मूला होता है। ये एक बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और कितने मॉलिक्यूल होते हैं? कल मैंने यहाँ पर कल के सेशन में अलग अलग 2 रेशियो सेट किए थे, 2:1 और 1:8। आपको ध्यान रखना है कि मैंने कहा था जल के अंदर जो अणुसूत्र या इसका मोलिकुलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना? 2:1, है ना। और यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके अणुभार का फॉर्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो क्या होता है, तो यहाँ हो जाना है 1:8। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1:8 सही जवाब यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा जल। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए होगा, तो H2+O2 क्या हो जाएगा? ये। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। H2O2 क्या है? तो H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को H2O2 बोला जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है, H2O2 किसका सूत्र है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ये फॉर्मूला माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी के सामने कि HCl क्या होता है बताना है। काफी अच्छा प्रश्न और एग्जाम में आता है। HCl एक प्रकार का अम्ल है, एक एसिड है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे सामने हाइड्रोजन क्लोरो, या फिर हाइड्रोजन क्लोरीन, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोक्लोरो। दोस्तों HCl हमारे आमाशय से निकलता है, आप सभी जानते हैं भली भांति, आमाशय से निकलता है। और आमाशय से निकलकर क्या करता है? भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को और भोजन के पाचन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दोस्तों ध्यान रखना है, तो HCl का पूरा नाम हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे आमाशय का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, 2.2 आमाशय रस का पीएच वैल्यू होता है गैस्ट्रिक जूस का। दोस्तों ध्यान रखना है। अब ये आपसे पूछा जा सकता है कि आमाशय की दीवारों की रक्षा इस HCl से कौन करता है? तो यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, म्यूकस। आमाशय की दीवारों से म्यूकस भी निकलेगा जो आमाशय की दीवारों की रक्षा करेगा इस HCl से। दोस्तों ध्यान रखना है, तो HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। कई प्रकार के अम्ल मैंने प्रीवियस सेशन में आपको पढ़ाए हैं, उनको आपको ध्यान रखते रहना है। जल में अम्लता का प्रमुख कारण इनमें से क्या माना जाता है? आप
आपको बताना है कि अम्लता का प्रमुख कारण इनमें क्या है। जल के अंदर क्या मिल जाता है कि जल अम्ल बन जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोन। तो दोस्तों एसिड होने का मतलब क्या है, आपको ध्यान रखना है। एक पीएच स्केल होता है, इस तरीके का पीएच स्केल होता है, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर यहाँ पर H प्लस हाइड्रोजन की आयन की सांद्रता होती है और यहाँ पर OH माइनस होता है, आपने पढ़ा होगा। दोस्तों यहाँ 0 से कम, यानी कि ये 0 से लेकर ये 7 से लेकर और यहाँ आ जाएगा 14। तो ये जो होते हैं ये होते हैं सारे एसिड और यहाँ हो जाएंगे सारे बेस। आपने पीएच स्केल को बहुत अच्छे से थ्योरी बेच में मेरे पास पढ़ा है, जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें समझ में आया होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर अम्ल की तरफ यहाँ पर सिम्टम है तो इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा, और क्षार की तरफ होगा तो 7 से क्षार से मतलब 7 से ज्यादा होगा, यानी कि ये 7 से ऊपर होगा। तो अगर मुझे अम्ल का बनाना है, जल के अंदर अम्लता का मुख्य कारण देना, तो इसके लिए सही जवाब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को माना जाता है। क्या माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। वैसे दो चीजें आपको ध्यान रखना है। जल के अंदर जब हम जल को तोड़ते हैं तो यहाँ पर जल के अंदर एक हाइड्रोनियम आयन भी होता है, आपको ध्यान रखना। जल वैसे है क्या? जल उदासीन होता है। जल, शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? विद्युत और उष्मा का कुचालक है, और शुद्ध जल का पीएच मान भी 7 होता है क्योंकि ये उदासीन होता है। अब इसमें अम्लता की प्रमुख वजह माना जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। दोस्तों ध्यान रखना है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपने एक चीज और भी पढ़ी होगी, जो जल में घुलने पर H प्लस दे वो अम्ल होगा, जो जल में घुलकर OH माइनस दे वो क्षार होगा, जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करे वो एसिड होता है, और जो OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सी आयन प्रोवाइड करे वो बेस होता है या क्षार होता है। सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि मानव में पानी की मात्रा कितनी होती है। दोस्तों ये तो बेहद आसान सा प्रश्न है, तो इस प्रश्न का जवाब आपको सभी को वैसे आना चाहिए कि मानव में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो आपने देखा होगा कि हमारे संपूर्ण शरीर का 70% भाग जो है वो पानी से बना हुआ है, और यहाँ सीधा ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो आप 65 डिग्री से 65% के समथिंग आप इसको लगा सकते हो। 65% वाटर अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर होता है, सबसे ज्यादा पानी पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना है। अब मानव शरीर से पूछे जाने वाले कुछ और भी जो क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला, एग्जाम में आ सकता है कि शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तत्व कौन है? तो एग्जाम में इसका सही जवाब हो जाता है ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। दोस्तों ध्यान देना है, ऑक्सीजन यानी कि जो ओ सिंबल है इसका, ऑक्सीजन हमारे अंदर 65% के लगभग पाया जाता है, 65% के अप्रोक्स। पर यहां से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली मेटल कौन सी है, धातु कौन सी है? तो मानव शरीर में धातु कौन सी पाई जाएगी? अगर हम देखें सर्वाधिक पाया जाने वाली मेटल कौन सी है, तो धातु के अंदर नाम आ जाता है कैल्शियम का, क्योंकि आपने देखा है कि हमारे अंदर हड्डियां और दांत सभी ये चीजें कैल्शियम से बनी है। कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। क्या होता है? Ca। दोस्तों ध्यान देना है इस बात पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 65% अमाउंट हम लोगों ने यहाँ पर लिया है। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, हमारी सेल में भी आप लोगों को ध्यान रखना है ऑक्सीजन की प्रेजेंस सबसे ज्यादा होती है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कीट से क्या प्राप्त उत्पाद है, ये आपको बताना है। कीट से हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है या क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिएगा आप लोगों को ध्यान रखना, कीट या जिसे हम लोग इंसेक्ट के नाम से जानते हैं, इंसेक्ट के नाम से जानते हैं दोस्तों, इनका स्टडी करना या इनका अध्ययन करना, कीटों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो कीटों का अध्ययन करना एंटेमोलॉजी के नाम से जाना जाता है, एंटेमोलॉजी, है ना। आपको ध्यान रखना है एनिमल क्लासिफिकेशन में एक फाइलम होता है, एक फाइलम जिसका नाम होता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दोस्तों ध्यान रखना, इस आर्थ्रोपोडा के अंदर ही सभी कीटों को शामिल किया गया है। जितने भी इंसेक्ट हैं सभी कीट को शामिल कहां पर किया गया है? तो सभी कीट को शामिल किया गया है आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा में सभी कीट को इन्वॉल्व किया गया है। अब इसमें आप लोगों को से यहाँ पर पूछा गया कि कीट से प्राप्त उत्पाद है, तो यहाँ रेशम, दूध, परागकण या रक्त, तो इनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है रेशम। रेशम यानी कि सिल्क। अब आपने यहाँ पर एक नाम सुना होगा, एक कीट जिसका नाम होता है बॉम्बेक्स मोराई।
क्या नाम हो जाएगा इसका? बोम्बेक्स मोराई नाम का कीट। अब ये कीट क्या होता है? यह सहतूत के पौधे पर उगाया जाता है दोस्तों। सहतूत के पौधे को उगाकर इस पर इसको पाला जाता है। तो सहतूत के पौधे या सहतूत का जो प्लांट होता है, पौधे पर इसको पाला जाता है। और ये अपनी प्यूपा अवस्था में, ये कीट क्या होता है? प्यूपा अवस्था में एक इसका स्टेप होता है। किस स्टेप में ये अपने को सिल्क देगा? तो प्यूपा स्टेज में ये हमें सिल्क प्रोवाइड करता है या रेशम प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? रेशम प्रदान करता है। अब आपको रेशम का उपयोग तो भली भांति पता होगा। तो एग्जाम में आता है कि रेशम का कीड़ा, इसको हम बोलते हैं रेशम का कीड़ा, बोम्बेक्स मोराई। और एग्जाम में आता है कि रेशम कीट का पालन करना क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाल लीजिएगा क्वेश्चन को। मैं यहाँ पर पेन का कलर चेंज करके इसको लिख रहा हूँ। एग्जाम में आता है एक टर्म सेरीकल्चर, किसका स्टडी है? सेरीकल्चर में क्या किया जाता है? तो सेरीकल्चर में हो जाएगा रेशम कीट का पालन। रेशम कीट का पालन कहाँ करते? तो रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं काफी सारी जानकारी आपको यहां से समझ में आई होगी कि जो रेशम कीट होता है वो शहतूत के पौधे पर पाला जाता है। और ये अपनी किस अवस्था में? तो प्यूपा स्टेज में ये हमें रेशम प्रदान करता है। और कीटों का अध्ययन करना, एंटेमोलॉजी, और सभी कीट किसमें शामिल है? तो सभी कीट शामिल हो जाएंगे ऑर्थोपोडा के अंदर, ध्यान रखना है। तो रेशम इसका सही जवाब हो जाएगा, कीट से प्राप्त चीज। आगे हम लोग यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों। ये सेशन काफी अच्छे हैं, आपको ध्यान रखना है। समुद्र में सर्वाधिक पाया जाता है, समुद्र में इनमें से क्या है जो सर्वाधिक पाया जाता है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हीरा, नमक, खनिज या लोहा। तो इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, आप ही के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर नमक, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, जिसे हम लोग सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? नमक को जाना जाता है, यानी कि NaCl को जाना जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग एग्जाम्स में पूछी जाती है बार बार। तो समुद्र में सबसे ज्यादा नमक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रमुख कारण भी शैवालों को माना जाता है दोस्तों। जो समुद्री शैवालें होती हैं उनमें कई सारे सोर्स होते हैं, जिसकी वजह से समुद्र में नमक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, तरल से ठोस में बदलना क्या कहलाता है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एग्जाम में आता है, तरल से ठोस। अब देखिएगा, यहां से हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास में ठोस होता है। ठोस को जब हम लोग गर्म करते हैं तो यह द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। द्रव को जब मैंने हीट दिया या गर्म किया तो ये गैस में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है? तो ठोस का द्रव में बदलना गलनांक के नाम से जाना जाता है, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे इसे। द्रव का गैस में बदलना, इसे हम लोग वाष्पीकरण की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। वाष्पीकरण की प्रक्रिया या इवोपरेट होना या इवोपरेशन। अब दोस्तों यहाँ तरल से ठोस पूछा गया है, तो हम लोग देखेंगे गैस से अगर कोई चीज द्रव में बदल रही है गैस से, तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन या फिर संघनन के नाम से जाना जाता है। कंडेंसेशन प्रोसेस या संघनन की प्रक्रिया आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। और जब कोई द्रव ठोस में बदलता है तो इसे हम लोग हिमांक के नाम से जानते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं, या हिम बोलेंगे। दोस्तों ये वो प्रोसेस है जो हर बार एग्जाम में इस तरीके से आपसे पूछी जाती है, तो आप इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे हम लोग सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सब्लिमेशन के नाम से भी जान सकते हैं। सब्लिमेशन, जैसे एग्जाम्पल में कपूर, आयोडीन और ये सब आते हैं, तो सब्लिमेशन है ना। तो सही जवाब हो जाएगा हिमांक बिंदु। आप देख पा रहे हो कि द्रव से अगर कोई ठोस में बदल रहा है तो वो हिमांक कहलाएगा। गलनांक हम लोगों ने देख लिया, गलनांक क्या होगा? ठोस से द्रव। और क्वथनांक किसको बोलते हैं? तो क्वथनांक जब कोई लिक्विड होता है और वो बहुत ज्यादा बॉईल कर रहा है तो उस वक्त जो वेपर बनती है उससे हम क्वथनांक, यानी कि किसी चीज का उबलना। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन में सीधा आ जाएगा कि जब कोई ठोस सीधा किस में बदल जाए? गैस में बदल जाए, बिना द्रव में बदले। तो इसके एग्जाम्पल के तौर पर आपको एग्जाम्पल अपनी कॉपी में लिख देना है। आयोडीन इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। कपूर हम लोग जब जलाते हैं, कपूर भी इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद एंथ्रासिन भी यहाँ पर एक टर्म है, एंथ्रासिन एग्जाम में आएगा। और एक होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, यानी कि नौसादार, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम में आता है।
तो दोस्तों इस प्रश्न से काफी सारा चीजें आने वाला है एग्जाम में, आप लोगों को समझ में यहाँ से जरूर आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है? आपको बताना है शरीर की सबसे छोटी इकाई यहाँ पर कौन है। तो ऑप्शन है यहाँ पर बाल है, नस है, ऑर्गन है या फिर सेल है। सेल जिसे हम लोग कोशिका के नाम से भी जानते हैं, और आपको जवाब यहाँ पर मिल चुका होगा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका को माना जाता है। एग्जाम में यहाँ से एक टर्म और पूछा जा सकता है कि शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है? संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोशिका को। या फिर एग्जाम में एक टर्म और आ सकता है, शरीर की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो शरीर की मूलभूत इकाई कहा जाता है किसे? कोशिका को। कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की खोज की गई थी दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा। 1665 में, 1665 में। परंतु ये कोशिका एक प्रकार की मृत कोशिका मानी जाती है, एक डेड सेल मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और यहां से आ सकता है आपके एग्जाम में कि केंद्रक या न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया था? तो ये डिस्कवरी करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। और इनका जो ईयर आ जाएगा 1832-33 आ जाएगा, 1832-33 आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो शरीर का सबसे छोटी इकाई क्या आ जाएगी? कोशिका आ जाएगी या सेल आ जाएगी? ये आप लोगों का जवाब होगा। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है दोस्तों। सेशन को जरूर शेयर किया करें, लाइक जरूर करें, लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार ये प्रश्न कहीं ना कहीं शिफ्ट में पूछा जाता है। तो अगर हम लोग वायु का संगठन देखें, तो वायु का संगठन अगर हम लोग देखें तो यहाँ संगठन के तौर पर नाइट्रोजन गैस सबसे ज्यादा पाया जाने वाली गैस मानी जाती है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% अवेलेबल है। 78% के अमाउंट में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। वही अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पर 21% के अमाउंट में होती है। और एक और गैस जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लास्ट टाइम टेक्निकल एग्जाम में भी आया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट हमारे एटमॉस्फेयर में है 0.03%। ये तीनों गैसों के अमाउंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आ सकते हैं यहाँ से प्रश्न। तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस हो जाएगी? नाइट्रोजन हो जाएगी दोस्तों, ध्यान रखना है। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस यानी कि यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट अगर पूछा जाए तो हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इसका जो परसेंटेज है वो बढ़ता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, वायुमंडल में कितनी परतें होती है? आपको बताना है, ये प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, और इन सभी परतों के नाम आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर है 4 3 2 6। दोस्तों ध्यान रखना है 6 परत तो नहीं होगी, पर यहाँ पर 5 परतें भी हम लोग पढ़ते हैं। पर यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही जवाब हो जाएगा 4 परतें, जिसके नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ सबसे नीचे होती है एक परत जिसका नाम होता है क्षोभ मंडल, या इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर है ना, ध्यान रखना है। नंबर 2 पर हो जाती है स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं समताप मंडल दोस्तों, ध्यान देना है। नंबर 3 पर यहां पर आ जाती है आयन मंडल आयनोस्फियर, और इनके बीच में होती है एक मध्य मंडल। और चौथे नंबर पर हम बाह्य मंडल को देखेंगे, एक्सोस्फियर को देखेंगे, ये ध्यान रखना है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि समताप मंडल में क्या पाया जाता है? तो ओजोन परत पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है O3, जो हमें हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने का काम करती है, इन्हें वहां रोकती है। तो दोस्तों वैसे तो 5 परतें होती है, इन दोनों के बीच में मध्य मंडल जो है, हाँ मेसोस्फीयर आता है, मध्य मंडल आता है, जो यहाँ पर हम लोगों ने हटा दिया है। तो मुख्य रूप से 4 परतें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है कि दूसरे जंतुओं को खाने वाले जंतु को क्या कहेंगे? जो दूसरे जंतु को अपने भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें हम लोग मांसाहारी के नाम से जानते हैं। पर दोस्तों ध्यान रखना, आपके ऑप्शन इस प्रकार के नहीं है। आपके ऑप्शन है हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनिवोरस या कैनिबल। दोस्तों ध्यान रखना, हर्बीवोरस शुद्ध शाकाहारी प्राणी होते हैं, जो शाकाहारी जीव होंगे, है ना, जो मांस का भक्षण नहीं करते।
कॉर्निवोरस केवल मांस को खाने वाले या दूसरे जीवों को खाने वाले, तो इन्हें हम लोग बोलेंगे मांसाहारी जीव। और ये ओमनिवोरस हो जाते हैं सर्वाहारी जीव, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों बन सकते हैं। तो जैसे इंसान सर्वाहारी होता है, ओमनिवोरस होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ सही जवाब हो जाएगा कॉर्निवोरस। आपको ये टर्म्स याद रखने हैं क्योंकि हिंदी टर्म्स नहीं दिया है यहाँ, हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस, ओमनिवोरस आपको इंग्लिश टर्म्स को हिंदी में लिख कर दिया गया है। दोस्तों समझ में आपको आ रहा होगा। तो सही जवाब दूसरे जंतु को खाने वाले जंतु को कॉर्निवोरस के नाम से जानते हैं। आज के 15 क्वेश्चन की श्रृंखला 21 श्रृंखला आज हम लोगों ने कंप्लीट की है। कैसी लगी ये श्रृंखला कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट्स में कमी ना आने दे। दोस्तों अच्छे से तैयारी आप लोगों की यहाँ से हो रही। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में जिसका नाम रहेगा प्रैक्टिस सेट 22। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी अच्छे से पढ़ाई जारी रखें।